जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि प्रीमेचर रिटायरीज को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, इसका दावा कर रहे हैं विंग कमांडर हरवीर सिंह गुलाटी एडवोकेट और विंग कमांडर अशोक चौहान। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल गया है कि सरकार को देना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, सरकार को देना पड़ेगा। क्या सरकार ये जानती है कि प्रीमेचर होता क्या है? क्या ये सरकार जानती है कि 15 साल पूरी सर्विस करने के बाद वो वीआरएस नहीं होता, एक रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके का प्रावधान और किसी में होता नहीं है। 3 प्रकार के तरीके होते हैं। लोकल डिस्चार्ज यानी आपको कुछ नहीं चाहिए, फौज छोड़ दिया, और एक है उसकी पहली टर्म्स ऑफ कंडीशन पूरी करने के बाद किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रीमेचर रिटायरमेंट, और जिसको एक हम उसके बाद पूरी रैंक की सर्विस करते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला तो सुनाऊंगा, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री को इस चीज का पता है? इसलिए यह वीडियो आपको देखना जरूरी है। ये जो 8,000 10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है। सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये वीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं वो प्रधानमंत्री हूं कि जवान सबसे ज्यादा मेरे दिल के नजदीक हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वीआरएस या प्रीमेचर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 70 से 80%, 90% वो लोग जवान होते हैं। उन्होंने कहा लेस नायक, नायक, हवलदार होते हैं, और ये लड़ाई के मोर्चे पे सबसे आगे होते हैं। सबसे पहले गोली ये खाते हैं, शहीद होते हैं, कंधे पे बंदूक इनकी होती है, और ओआरओपी है इनके लिए। उन्होंने कहा ओआरओपी है इनके लिए, फिर इनको वंचित क्यों किया गया है? मैं ये वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 26 मई 2014 से मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन 1 जुलाई 2014 हमने चुना और ओआरओपी 1 आपको दिया, फिर 2 दिया, 3 दिया, ऐसा का लगातार चलते आ रहे हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो पॉलिसी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, उसमें किसने षड्यंत्र किया फौजियों के साथ, कि उसमें सीधा लिखा है कि बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल फॉर पीएमआर रिटायरीज हु गॉट पीएमआर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। ये जो एमओडी का लेटर मैं आपके सामने रख रहा हूं, लिखा है एज पर एमओडी लेटर डेटेड 7/11/2015 को पॉलिसी बनाते हैं। 7/11/2015 को पॉलिसी बनाते हैं और कह देते हैं कि 4/1/2023 फॉर रिवीजन फॉर पेंशन अंडर ओआरओपी पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज on after 1st July 2014 on their own request under relevant rules are not entitled to the benefit of OROP. The principle of OROP contained the government letter so and so has been upheld on honorable Supreme Court by letter number इतना इतना। यानी ये मैंने आपके सामने ये दिखाया। उन्होंने कहा है कि अब इन्होंने अपना कानून बना लिया। जब मोदी जी ने कहा, और सारी चीजें आप देख सकते हो, कितने बड़ी भावना व्यक्त की, उद्गत की, ऐसे लगा पूरा दिल निकाल कर रख दिया है। हमारी फौज में 80-90% वो जवान होते हैं जो छोटे छोटे पद पर होते हैं, कंधे पर बंदूक उठा करके जो दुश्मनों से मुकाबला करते हैं। सबसे पहले जान की बाजी वो लगा देते हैं। लेकिन सेना की आयु कम हो इसलिए उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। ये सरकार जिन लोगों ने युद्ध में, सेना में काम करते करते अपना शरीर गंवाया है, कोई अंग गंवाया है, ऐसे भी सेना के जवान जिनको
मजबूरन सेना छोड़नी पड़ती है। शरीर की देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो ओआरओपी से वंचित हो जाएंगे? और कहा कि वो अब ये ओआरओपी की बंदरबांट हुई, यानी जिनके लिए ओआरओपी थी अर्ली एज के लिए थी, सेना की आय को कम करने के लिए थी और उन्हें मजबूरन घर भेजने की बात थी। क्या फर्क पड़ता है? एक जवान यदि वो कलर सर्विस भी करेगा सिपाही के तो 17 साल में आ जाएगा, यदि वो हवलदार लेके आ रहा है तब भी वो 17 साल में प्रीमेचर आएगा। दोनों में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक फिजिकल हवलदार बनता है तो आप उसको ओआरओपी से हटा देते हो, एक एमएससीपी हवलदार बनकर 17 साल में सिपाही की नौकरी करके आ जाता उसको आप ओआरओपी देते हो, यानी उसको एमएससीपी के भी लाभ मिला और ओआरओपी का लाभ मिलाकर इसका क्या कसूर है? कौन आना चाहता है नौकरी छोड़ के? मैं कह रहा हूं सिविल में 60 साल तक की नौकरी छोड़ के आओ ना, इनको दे दो ओआरओपी, इनको देना है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां हाथ पैर टांगे कांपती हैं। सेना की नौकरी कोई खेल नहीं है। 24 घंटे पिलता है आदमी, नींद पूरी नहीं होती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जान का खतरा रहता है, शरीर को चोट लगने का खतरा रहता है, फिजिकल वर्क होता है, दबा के टेंशन होती है, प्रेशर होता है। और उस प्रेशर में लोग कितने घिनौनी इन्होंने पॉलिसी निकाली। हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं कि इनको ओआरओपी प्रीमेचर रिटायरीज को मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें। अब ये ऑर्डर क्या है जो अभी 2-3 दिन का अपडेट है, आगे क्या होने वाला है इसके ऊपर मैं बात करता हूं। सबसे पहले लिखा है, किसने लिखा है? जो आपके एडवोकेट हैं, विंग कमांडर हैं दोनों, अशोक चौहान और हरवीर सिंह। ओआरओपी पर बड़ा अपडेट। प्रिय सदस्यों, हम आपको एक महत्वपूर्ण अद्यतन साझा करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 7/11/2015 को ओआरओपी लागू करने के लिए नई नीति जारी की गई थी, लेकिन इसमें 1/7/2014 से पहले सेवानिवृत्त प्रीमेचर रिटायरीज को बाहर रखा गया था। यानी उन्होंने कहा था कि 7/11/2015 को जो पॉलिसी है उसमें लिखा गया था 1/7/2014 के बाद जितने प्रीमेचर आएंगे उनको ओआरओपी में शामिल नहीं किया जाएगा और जितने पीछे वाले वो हमेशा शामिल थे, हैं और रहेंगे। अदालत ने क्या फैसला सुनाया? 1/7/2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पीएमआर रिटायरी को शामिल करना, उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को बाहर रखना यह अवैध है। उन्होंने वाला सेम कैटेगरी के लोग हैं, पीछे वालों को शामिल किया, अभी वालों को आप हटा रहे हो, ये अवैध है। उन्होंने कहा अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। ओआरओपी का उद्देश्य समान रैंक समान सेवा अवधि के पेंशन को समान रखना, इसलिए कट ऑफ तिथि के आधार पर एक श्रेणी को समान पेंशन से वंचित करना नीति के उद्देश्य से विरुद्ध है और सरकार ने इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया है। यह तर्क की नीति के बाद पीएमआर रिटायरी जानते थे कि वे बाहर रखे जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पीएमआर के लिए आवेदन किया क्योंकि यह उनका मूलभूत अधिकार था। इसे राज्य के कर्तव्य के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता है। पीएमआर व्यक्तिगत रूप से संगठन के लिए, कैडर प्रबंधन के लिए है, न कि पे और पेंशन के प्रभाव के लिए। यह स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त लोगों को नहीं दिया जाता है। जब पीएमआर रिटायरी को उनके अंतिम वेतन के अनुसार 50% पेंशन दी जाती है, उन्हें ग्रेच्युटी दी जाती है, उन्हें कम्यूटेशन दिया जाता है, उन्हें लीव एनकैश दिया जाता है, उन्हें फंड दिया जाता है, उन्हें एजीआई दिया जाता है, तो ओआरओपी क्यों नहीं दी जाएगी? ओआरओपी में क्या है? कोर्ट कह रहा है ऐसा क्या है ओआरओपी में? ओआरओपी का मतलब बेनिफिट नहीं है, ओआरओपी का मतलब समान करके चलना है। तो समान आप क्यों नहीं करते? जब बेनिफिट की बात कहते हो तो बोलते नहीं, इसका सुबेदार को 10 साल में क्यों फायदा नहीं हुआ, तब आपकी नीति कुछ और होती है, अभी आपकी नीति कुछ और होती है। उन्होंने कहा है 7/11/2015 को नीति के अनुच्छेद 4 और बाद की नीति के संबंधित अनुच्छेद को अलग रखा गया है और सभी पीएमआर व्यक्तियों को ओआरओपी के लिए पात्र माना गया है। जैसे भी हमें आदेश की कॉपी मिलेगी हम साझा करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की। ये खुशी की बात है, हर्ष की बात है और शायद समझदारी की बात है। यानी आप सारे पेंशन बेनिफिट दे रहे हो, फिर बोलते हैं ओआरओपी का मतलब नए जवानों के लिए, फिर अफसरों को आप दे रहे हो, फिर कहते हो नहीं इक्वलाइजेशन करने के लिए, फिर पुराने को दे रहे हो, इनको इक्वलाइजेशन। इन्होंने ऐसा क्या किया? वैसे भी आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट को तो बंद ही कर रखा है। 0.5 में कितने लोग आ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोग जुड़ें, अवेयरनेस हो, समझें कि आखिर माननीय प्रधानमंत्री का भी वक्तव्य सुनिए, भाषण सुनिए, कितना उन्होंने गर्मजोशी से पीएमआर के ऊपर फोकस किया है। वो आज हम पीएमआर वाले हम धक्के खा रहे हैं, आखिर क्यों? धन्यवाद।